गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग डायबिटीज मेलाइटस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ओवरव्यू देखते हैं क्या क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज। इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, इंसुलिन रेगुलेशन, पैथोजेनेसिस ऑफ डायबिटीज मेलाइटस 1, 2 and clinical feature, complication, difference between type 2 and type 1 diabetes, diagnosis, Modi down phenomenon, Somogi phenomenon। चलिए स्टार्ट करते हैं। पैंक्रियाज द मेन ऑर्गन in diabetes has two parts, exocrine part and endocrine part। दो पार्ट है, exocrine and endocrine। exocrine एंजाइम सिक्रेट करता है जिसका आज कोई लेना देना नहीं है, ये हम लोग आज डिस्कस नहीं करेंगे। एंडोक्राइन पार्ट सिक्रेट्स हार्मोन्स एंड इंसुलिन भी एक हार्मोन है। तो एंडोक्राइन पार्ट, पैंक्रियाज का एंडोक्राइन पार्ट कहलाता है islets of Langerhans। It is called islets of Langerhans which constitute many different cells, alpha cell, beta cell, delta cell, pp cell। alpha cell secretes glucagon which increase the blood sugar level, beta cell secrete insulin which decrease the blood sugar level, and these two hormones regulates the pancreatic secretion by inhibiting other secretions। okay? बाकी अदर सिक्रीशंस को इनहिबिट करके पैंक्रियाटिक सिक्रीशन को ये रेगुलेट करता है। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन इसका देखते हैं हम लोग इन इंट्रोडक्शन। व्हाट इज डायबिटीज मेलाइटस? अ ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स कॉजिंग हाइपरग्लाइसीमिया। डायबिटीज मेलाइटस मींस अ कंडीशन ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया मींस increased level of glucose in the blood। यहां देखिए ब्लड वेसल से ग्लूकोज को सेल के अंदर पहुंचाना, यानी सेलुलर अपटेक को प्रमोट करना इंसुलिन का काम है। आफ्टर वी टेक मील, द ग्लूकोज लेवल फ्रॉम ब्लड, सेलुलर अपटेक इंक्रीज्ड ड्यू टू इंसुलिन। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्ट में यही समझना है कि इंसुलिन सेलुलर अपटेक को इंक्रीज कराता है, यानी सेलुलर अपटेक को प्रोमोट कराता है, हेल्प कराता है सेल्स को ग्लूकोज के अपटेक में। एंड ग्लूकागॉन, व्हेन वी आर इन फास्टिंग, ग्लूकागॉन क्या करता है? ब्लड शुगर को ब्लड में इंक्रीज करवाता है। जस्ट अपोजिट फंक्शन इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन का। तो ये सेल्स जो है, ये सेलुलर अपटेक जो होता है वो मेनली लीवर सेल, स्केलेटल सेल्स एंड एडिपोज टिश्यू में होता है। ग्लूकोज अपटेक कहाँ होगा? सेल्स में, लीवर सेल, स्केलेटल सेल्स एंड एडिपोज टिश्यू में मेनली। क्लासिफिकेशन, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 also called insulin dependent diabetes mellitus and type 2 is also called non insulin dependent diabetes mellitus। The main difference है, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस इज कॉल्ड इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। मींस टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन की डायरेक्ट जरूरत, इंसुलिन डिपेंडेंट, डायरेक्टली डिपेंडेंट, बिकॉज यहाँ पे इंसुलिन की ही कमी है। डायरेक्ट इंसुलिन जहां से सिक्रीट होता है बीटा सेल से, वो बीटा सेल का ही डिसफंक्शन है, बीटा सेल का ही डिस्ट्रक्शन है, बीटा सेल फंक्शन लेस हो जाता है, जिसके बाद इंसुलिन का सिक्रीशन ही नहीं होता है। तो डायरेक्ट इंसुलिन की ही जरूरत है यहाँ पर टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में, इसीलिए ये कहा जाता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। नेक्स्ट, जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड जुवेनाइल ऑनसेट, यानी ये जुवेनाइल स्टेज में, यानी कम उम्र में ही ये इसका सिम्टम ऑनसेट हो जाता है, कम उम्र में ही ये स्टार्ट हो जाता है, कम उम्र में ये आइडेंटिफाई हो जाता है। ठीक है, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस ऑल्सो कॉल्ड नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। नॉन इंसुलिन, यहाँ पे इंसुलिन का डिस्फंक्शन, यानी बीटा सेल का कोई डिस्फंक्शन नहीं है, इंसुलिन की मात्रा है, इंसुलिन इज नॉर्मल, इंसुलिन इज नॉर्मल इन टाइप 2। ठीक है, यहाँ पे इंसुलिन का कोई डायरेक्ट रोल नहीं है, यहाँ पे इंसुलिन का कोई डायरेक्ट डिप्लीशन या फिर कोई डायरेक्ट डिसफंक्शन कुछ नहीं है यहाँ पे। इसलिए ये कहा गया है
नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, इंसुलिन यहाँ क्योंकि नॉर्मल है। एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटस। मैच्योरिटी ऑनसेट, इसका ऑनसेट मैच्योर पर्सन्स में होता है, ओके, आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ एजेस, एंड ये बिलो 30 ईयर्स ऑफ एजेस। ओके, that's why it is called juvenile onset diabetes mellitus and this is maturity onset diabetes mellitus. Okay, next insulin regulation, ये है हमारा GIT। हमारे बॉडी में जब हम लोग ग्लूकोज या फिर कोई भी फूड इनटेक करते हैं तो ग्लूकोज के बॉडी में आने के बाद, एब्जॉर्प्शन होने के बाद, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होने के बाद ये ब्लड में जाता है, ग्लूकोज ब्लड में जाता है। ब्लड में जाने के बाद सेलुलर अपटेक होता है विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन, विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन। तो कौन से सेल में? लीवर्स के सेल्स में, स्केलेटल मसल्स में एंड एडिपोज टिश्यू में, सेल्स में यूज होता है, वहाँ पे स्टोरेज हो जाता है एंड अपटेक होता है विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन। कैसे करता है? ये इंसुलिन लीवर के, स्केलेटल मसल के, एडिपोज टिश्यू के सरफेस पे, सेलुलर सरफेस पे एक GLUT4 नाम का डोर, जस्ट समझ लीजिए कि ये एक डोर है, नाम है GLUT4। तो GLUT4 का यहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है लीवर के सेल्स में, स्केलेटल मसल्स में। जहाँ भी सेलुलर अपटेक होना है वहाँ पे GLUT4 नेम्ड डोर का इम्प्लांटेशन होना है। मतलब एक डोर तैयार होता है विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन ही ये डोर बनाता है, ठीक है। अगर ये इंसुलिन नहीं होगा तो ये डोर भी नहीं बनेगा, और ये डोर नहीं बनेगा तो सेल में ग्लूकोज का इनटेक भी नहीं होगा, है ना। इंसुलिन का काम क्या होता है? लीवर सेल्स, स्केलेटल मसल्स, जहां भी सेलुलर अपटेक होना है, जहां भी सेलुलर अपटेक होना है, यहाँ पे GLUT4 नेम्ड डोर क्रिएट करता है इंसुलिन। अगर जब इंसुलिन नहीं होगा तो यहाँ पे डोर भी नहीं होगा, ये डोर भी नहीं होगा एंड ग्लूकोज का अपटेक भी नहीं होगा। ओके, तो इस तरह से इंसुलिन का रेगुलेशन होता है। नेक्स्ट, पैथोजेनेसिस ऑफ टाइप 1 डायबिटीज। पैथोजेनेसिस टाइप 1 में क्या होता है? मैंने पहले भी बताया कि इंसुलिन प्रोडक्शन इज डिक्लाइंड। क्यों? क्योंकि बीटा सेल इज डिसफंक्शनल, इंसुलिन प्रोडक्शन इज डिक्लाइंड। इंसुलिन की ही कमी है यहाँ पे डायरेक्ट, बिकॉज दिस इज एन autoimmune disease, because the cytotoxic T cell becomes self-reactive. The immune cells become self-reactive and it kills the body's own beta cell। ठीक है, ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें इम्यून सेल सेल्फ रिएक्टिव हो जाता है, जिसके बाद बीटा सेल यहाँ पे डिसफंक्शन हो जाता है। बॉडी का इम्यून सेल खुद बीटा सेल को ही किल करने लगता है, अपने ही बॉडी के सेल को, जिसके बाद कोई इंसुलिन का प्रोडक्शन ही नहीं होगा। इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होगा तो GLUT4 नेम्ड डोर इम्प्लांट भी नहीं होगा और कोई ग्लूकोज का अपटेक भी नहीं होगा। ग्लूकोज का अपटेक नहीं होगा तो ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड ग्लूकोज रेज हो जाएगा। यही है टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस का पैथोजेनेसिस। ओके, नेक्स्ट, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस का पैथोजेनेसिस। ये एक कॉम्प्लेक्स डिजीज है जिसमें जेनेटिक कॉज, एनवायरमेंटल कॉज एंड प्रो इन्फ्लामेटरी स्टेट रिस्पॉन्सिबल है इस डिजीज के लिए। इसका पैथोजेनेसिस जेनेटिक, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, फिजिकल एक्टिविटी, ये सब मिल करके रिस्पॉन्सिबल है डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 के लिए। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे इंसुलिन की कमी नहीं है, यहाँ पे इंसुलिन नॉर्मल है, यहाँ पे इंसुलिन नॉर्मल है, बट देयर इज इंसुलिन रेसिस्टेंस। इंसुलिन रेसिस्टेंस, इसका जो टारगेट ऑर्गन है, इंसुलिन का जो टारगेट ऑर्गन है, जैसे लीवर, स्केलेटल मसल एंड एडिपोज टिश्यू, वो जो टारगेट ऑर्गन है
वो बस रिस्पॉन्ड नहीं करता है, इंसुलिन रेसिस्टेंस हो जाता है, वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है. टारगेट टिश्यू फेल टू रिस्पॉन्ड टू इंसुलिन, इंस्टेड ऑफ देयर इज नॉर्मल लेवल इंसुलिन इन द ब्लड. तो डायरेक्टली हम लोग याद रखेंगे कि इंसुलिन रेसिस्टेंस ही है जो मेन कॉज है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस का. ओके, जब इंसुलिन रेसिस्टेंस हो जाता है, टारगेट टिश्यू रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा, तो फिर से क्या होगा, ग्लूटाथोन क्रिएट नहीं होगा एंड ग्लूकोज अपटेक नहीं होगा, और फिर से क्या हो जाएगा, हाइपरग्लाइसीमिया, लेवल ऑफ ग्लूकोज रेज्ड इन द ब्लड. तो हमने देखा टाइप 1 में बीटा सेल डिस्फंक्शन, जो इंसुलिन को सिक्रीट करने वाला सेल था यही किल्ड हो गया यहाँ पे, तो इंसुलिन ही नहीं है. और टाइप 2 में हमने देखा कि इंसुलिन तो है लेकिन इंसुलिन का एक्शन ही नहीं हो पा रहा है, इंसुलिन एक्ट ही नहीं कर पा रहा है क्योंकि टारगेट टिश्यू रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, बिकॉज देयर इज इंसुलिन रेसिस्टेंस. नेक्स्ट, clinical feature. The main clinical feature for both diabetes, polyuria, polydipsia, polyphagia. Polyuria means increased urination. The patient urinate more. Polydipsia means increased thirst. Patient drinks more. And polyphagia means patient take more, patient eat more. देखिए ये पेशेंट है, दिस इज टेकिंग water and taking food to eat and going to restroom. Okay, for polyuria. Okay, increased urination, increased thirst and increased hunger, and also weight loss, fatigue, frequency of infection rise हो जाता है, infection का चांसेस, rapid onset and insulin dependent. तो क्लिनिकल फीचर ये है, ये क्लिनिकल फीचर है डायबिटीज मेलाइटस का. द मेन पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीफेजिया. नेक्स्ट, इंसुलिन डेफिशिएंसी. इंसुलिन डेफिशिएंसी के कारण देखिए क्या क्या इसका क्लिनिकल फीचर का जो मैकेनिज्म है उसको समझते हैं. सेलुलर ग्लूकोज अपटेक डिक्रीज. ओके, इंसुलिन की कमी से सेलुलर ग्लूकोज का अपटेक कम हो गया, ये तो पहले भी हमने देखा. अपटेक कम होने के कारण ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया ब्लड में. ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ने के कारण ग्लाइकोसीरिया, ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा है तो वो ग्लूकोज कैसे निकलेगा बॉडी से, यूरिन के थ्रू, दैट इज नॉन एज ग्लाइकोसीरिया. एंड ग्लूकोज अकेला नहीं निकलता है, जब भी पास आउट होता है तो वो इट टेक्स प्लेंटी ऑफ वाटर. ओके, ग्लूकोज को निकालने के लिए वाटर की जरूरत है. देन कंडीशन क्रिएटेड कॉल्ड पॉलीयूरिया, यानी इंक्रीज्ड यूरिनेशन. देन वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिप्लीशन, इलेक्ट्रोलाइट भी डिप्लीट हो गया. इंट्रासेलुलर वाटर डिक्रीज्ड ड्यू टू पॉलीयूरिया. देन ऑस्मोरिसेप्टर्स बिकम स्टिमुलेटेड एंड पॉलीडिप्सिया, यानी इंक्रीज्ड यूरिनेशन के कारण यूरिन जब ज्यादा हो गया तो वाटर की कमी हुआ बॉडी में, इलेक्ट्रोलाइट का कमी हुआ जिसके कारण थर्स्ट इंक्रीज्ड, प्यास भी बढ़ जाता है. नेक्स्ट, पॉलीडिप्सिया. नेक्स्ट, जब बॉडी में ब्लड में ग्लूकोज की कमी है, सेल अपटेक नहीं कर रहा है, सेल को ग्लूकोज नहीं मिल रहा है, तो सेल ग्लूकोज कहां से लाएगा, फ्रॉम लिपिड, फ्रॉम प्रोटीन. यहां से अब ग्लूकोज बनेगा, by the process of lipolysis, and formation of glucose from non carbohydrate source is known as gluconeogenesis. ओके, तो लिपिड से जो ग्लूकोज बनता है फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ लाइपोलाइसिस इंक्रीज हो गया, प्रोटियोलाइसिस इंक्रीज हो गया, यानी लिपिड एंड प्रोटीन से भी अब ग्लूकोज बनेगा. तो धीरे धीरे वेट लॉस भी, यानी प्रोटीन भी डैमेज, लिपिड भी कम हो जाएगा, प्रोटीन भी कम हो जाएगा, जिसके कारण धीरे धीरे वेट लॉस भी होगा.
वेट लॉस होगा, नेक्स्ट एपेटाइट इंक्रीज्ड, है ना, सेल को जब न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो एपेटाइट इंक्रीज होगा तो पॉलीफेजिया, यानी हंगर बढ़ जाएगा, भूख बढ़ जाएगा, यानी भूख बढ़ रहा है एंड वेट लॉस हो रहा है, दोनों एक ही साथ है, पैराडॉक्सिकल, वेट लॉस एंड पॉलीफेजिया, पेशेंट खाना भी बहुत खा रहा है एंड वेट लॉस भी हो रहा है, वेट लॉस इज अ फीचर ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। ओके, नेक्स्ट पेज, कॉम्प्लिकेशन, एक्यूट एंड लेट कॉम्प्लिकेशन। एक्यूट में हम लोग देखते हैं डायबिटीज कीटोएसिडोसिस, वेरी इंपॉर्टेंट, डायबिटीज कीटोएसिडोसिस, हाइपरओस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक, नॉन कीटोटिक कोमा, सेकंड एक्यूट कॉम्प्लिकेशन। लेट कॉम्प्लिकेशन में एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसमें लोअर एक्सट्रीमिटीज में इस्कीमिया भी बढ़ जाता है। ओके, एंड डायबिटिक नेफ्रोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी एंड डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो इसका एक्शन, इंक्रीज्ड ग्लूकोज लेवल का एक्शन आई पे भी पड़ता है, नर्व पे भी एंड किडनी पे भी। ओके, प्रोलॉन्ग्ड डायबिटीज कंडीशन में, प्रोलॉन्ग्ड कंडीशन यानी लेट कॉम्प्लिकेशन में किडनी, नर्व एंड आई भी डैमेज हो सकता है, एंड इन्फेक्शंस भी, वेरी फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है, तो ये कॉम्प्लिकेशन। अब इसमें हम लोग देखते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, इंसुलिन डेफिशिएंसी के कारण लाइपोलाइसिस, अभी आपने देखा सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज की कमी के कारण लाइपोलाइसिस भी स्टार्ट हुआ था, जिसके बाद फैटी एसिड का इंक्रीज हो जाना, क्योंकि लिपिड जब टूटेगा तो फ्री फैटी एसिड ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा, लिपिड के टूटने के बाद फ्री फैटी एसिड इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उसी का ये बाई प्रोडक्ट है। नेक्स्ट, लीवर में ये फ्री फैटी एसिड, ये जो फ्री फैटी एसिड है, फ्री फैटी एसिड लीवर में जाकर के स्टरीफाइड होकर के बनाता है फैटी एसाइल कोएंजाइम ए। फैटी एसिड कैसे बना? लाइपोलाइसिस के कारण, लिपिड के टूटने के कारण। लिपिड क्यों टूटा? क्योंकि ब्लड शुगर चाहिए, इसको ग्लूकोज चाहिए, सेल्स को ग्लूकोज नहीं मिल रहा है ब्लड से, तो फैटी एसिड बनाया लाइपोलाइसिस के बाद। फैटी एसिड के बाद यानी फ्री फैटी एसिड के बाद फ्री फैटी एसिड लीवर में जाएगा, ब्लड में जब ज़्यादा हो जाएगा तो लीवर में भी जाएगा, लीवर में जाने के बाद स्टरीफाइड हो जाएगा एंड बिकम्स फैटी एसाइल कोएंजाइम ए। अब इसका ऑक्सीडेशन होने के बाद ये बनाता है कीटोन बॉडीज, यानी लाइपोलाइसिस होने के बाद डायरेक्ट इंक्रीज लेवल ऑफ कीटोन। ओके, लिपिड के अंदर ही, लिपिड के ही बाई प्रोडक्ट से उसके स्टेरिफिकेशन, उसके ऑक्सीडेशन के कारण कीटोन बॉडीज बना। अब कीटोन बॉडी जब ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा तो वो ब्लड में कीटोनीमिया भी बनाएगा, यानी बॉडी में कीटोनीमिया भी, ये कंडीशन क्रिएट करे कीटोनीमिया एंड ऑल्सो कीटोन्यूरिया। ओके, नेक्स्ट, यह डिफरेंस बिटवीन टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज। ऑनसेट एज क्या है? यहाँ पे 35 से कम, यहाँ पे 40 से ज्यादा। ओके, लेट ऑनसेट उसमें होता है। टाइप ऑफ ऑनसेट यहाँ पे सीवियर, यहाँ पे ग्रेजुअल। टाइप 2 डायबिटीज में ग्रेजुअल ऑनसेट होता है, वेट इसमें नॉर्मल है, इसमें ओबेस पेशेंट में ये मिलता है। HLA एसोसिएशन, HLA इज अ जीन, HLA इज अ जीन, यही जीन रिस्पॉन्सिबल है, यही जीन है जो इम्यून सेल को सेल्फ रिएक्टिव बना दिया था, यही वो जीन है, ये जीन एक्चुअली नॉर्मल होता है, ये जीन नॉर्मल है, बस इसके अंदर म्यूटेशन होने के कारण। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ये पार्ट है, याद रखना है, HLA इज अ जीन, जब ये नॉर्मल होगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, इंसुलिन बन जाता, ठीक है, कोई बीटा सेल डिस्फंक्शन नहीं होता। लेकिन ये HLA जीन जब म्यूटेट हो जाता है, तब ये क्या करता है, इम्यून सेल्स को, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को सेल्फ रिएक्टिव बना देता है, जिसके बाद वो बीटा सेल को डिस्फंक्शन कर देता है।
अपने ही बीटा सेल को पहचानता नहीं, उसको किल कर देता है। तो सिंपल है, बीटा सेल डिस्फंक्शन किसमें मिला था? HLA एसोसिएशन किसमें मिलेगा? टाइप 1 में। ओके, ये टाइप 1 है, ये टाइप 1 है, आपको हम दिखाते हैं। ये टाइप 1 का ही है, ठीक है। ये टेबल, हाँ ये देखिए, ये देख, ये टाइप 1, टाइप 2 डायबिटीज। Then HLA association is linked to type 1 and there is no HLA association in type 2. What is HLA? This is a gene. Okay. Family history. Family history there is rare but very common in type 2 diabetes mellitus. And genetic locus unknown and the chromosome number 6 very important MCQ के लिए, chromosome number 6 there is family history common and there is no HLA association, very important these 3 parts. ओके, यहाँ पे टेबल का कुछ प्रॉब्लम हो जा रहा है, टेबल, एक मिनट, चलिए यहीं से देखते हैं हम लोग। जेनेटिक लोकेशन, जेनेटिक लोकस क्रोमोसोम नंबर 6, डायबिटीज इन आइडेंटिकल ट्विंस, डायबिटीज इन आइडेंटिकल ट्विंस, 50% कॉन्कॉर्डेंस, 50% कॉन्कॉर्डेंस, जिसका मतलब ये है कि अगर आइडेंटिकल ट्विंस है तो एक बच्चे को अगर डायबिटीज है तो दूसरे को भी हो जाए, उसका 50% चांस है, सिंपल। एंड यहाँ पे 80% कॉन्कॉर्डेंस, अगर आइडेंटिकल ट्विंस में एक बच्चे को है तो दूसरे बच्चे को होने का, डायबिटीज होने का कितना चांस है? 80%। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके MCQ के लिए। इंसुलिन लेवल डिक्रीज्ड इन टाइप 1, सिंपल है, शुरू से हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पे नॉर्मल, इंसुलिन इज नॉर्मल बट एक्शन ऑफ इंसुलिन इज अफेक्टेड। एक्यूट कॉम्प्लिकेशन में हमने देखा यहाँ पे कीटोएसिडोसिस, डायबिटीज कीटोएसिडोसिस, एंड यहाँ पे हाइपरस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसेमिक कोमा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, डायग्नोसिस, डायग्नोसिस दो तरह से मेनली हो सकता है इसमें। डायग्नोसिस हम लोग दो तरह से देखते हैं, यूरिन टेस्ट एंड ब्लड टेस्ट। यूरिन टेस्ट में ग्लूकोसियूरिया एंड कीटोन्यूरिया, यूरिन से तो ग्लूकोज एंड कीटोन ही आ सकता है, ओके, डायबिटीज में। तो ग्लूकोज यूरिया को, यानी ग्लूकोज इन यूरिन को हम लोग टेस्ट कर सकते हैं बेनेडिक्ट टेस्ट से, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बेनेडिक्ट टेस्ट करता है ग्लूकोज इन यूरिन। कैसे? बेनेडिक्ट रिएजेंट को यूज करके हम लोग यूरिन में मिक्स करके उसके कलर चेंज को देखते हैं। इसमें कोई कलर फिक्स कलर नहीं है, इसमें येलो, ग्रीन, डार्क येलो या फिर ब्राउन, यानी डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ ग्लूकोज कलर चेंज होता है। मैक्सिमम लेवल ऑफ ग्लूकोज कॉजेस ब्राउन डिस्कलरेशन ऑफ द यूरिन with the Benedict's reagent. Next, ketonuria. Ketone body in urine is tested by Rothera test. इस टेस्ट का नाम याद रखना, very important, Benedict test, Rothera test. Rothera test produces purple color with the sodium nitroprusside in the urine. यूरिन में इस केमिकल को मिक्स करने के बाद कलर पर्पल होता है, that confirms the ketone body in the urine. ओके, नेक्स्ट, ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में रैंडम वैल्यू आप सभी को पता है, रैंडम वैल्यू इज 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, फास्टिंग वैल्यू अंडर 100 इज नॉर्मल, 100 to 125 इज impaired fasting glucose यानी प्री डायबिटिक, and more than 126 causes diabetes and 2 hours after taking oral glucose load। इसमें भी 3 डेटा याद रखना है आपको, under 140 is normal, 140 to 199 is impaired and more than 200 confirms the diabetes। 14, next page, glycosylated hemoglobin यानी HbA1c। ये HbA1c में ये एडल्ट हीमोग्लोबिन का मेजर पार्ट है,
ये एडल्ट हीमोग्लोबिन का माइनर पार्ट है। HbA इज कॉल्ड मेजर पार्ट ऑफ द एडल्ट हीमोग्लोबिन एंड 1C 1B 1C 1D इज द माइनर पार्ट ऑफ द एडल्ट हीमोग्लोबिन। ठीक है, यही है जो शुगर को बाइंड कर लेता है। ठीक है, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन का मतलब नॉर्मल हीमोग्लोबिन नहीं है, ये हीमोग्लोबिन शुगर के साथ बॉन्ड बना लिया है। तो यहाँ पे देखिए प्रोटीन ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन कैसे बनता है, हीम प्लस ग्लोबिन एंड ग्लोबिन इज द प्रोटीन। ठीक है, ये है प्रोटीन ऑफ द ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। प्रोटीन ऑफ द हीमोग्लोबिन बाइंड्स एंड मेक्स बॉन्ड्स। ठीक है, इट मेक्स बॉन्ड्स, क्योंकि प्रोटीन एंड शुगर मॉलिक्यूल साथ में रहता है लगभग 120 डेज तक, क्योंकि आरबीसी का लाइफ स्पैन है 120 डेज। ठीक है, तो लगभग 3 से 4 मंथ तक साथ में रहता है, तो बॉन्ड बनेगा ही। देन ग्लाइकेटेड प्रोटीन, सो ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन। बॉन्ड बनने के बाद हीमोग्लोबिन का जो प्रोटीन है वो ग्लाइकेटेड हो जाता है एंड दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन या फिर ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। 15 MODY, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ यंग। मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ यंग, ओके, फुल फॉर्म यहाँ पे यंग से ही पहचानी कि यंग में ही आइडेंटिफाई होता है, ये यंग में ही मिलता है। इसका फीचर देखते हैं, अर्ली डायग्नोसिस बिफोर द एज ऑफ 25। ये नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट एंड इनहेरिटेंस इज ऑटोसोमल डोमिनेंट, okay, rarely found in obese, beta cell dysfunction is also there, and fasting C peptide or insulin is high. Next, the last is Dawn phenomenon and Somogyi phenomenon. दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन यही है कि ये भी मॉर्निंग हाइपोग्लाइसीमिया का कंडीशन है, ये भी मॉर्निंग हाइपोग्लाइसीमिया का कंडीशन है। मॉर्निंग हाइपोग्लाइसीमिया यानी 4 बजे से लेकर के 5 बजे सुबह के बीच क्या होता है, नेचुरल अर्ली मॉर्निंग शुगर इंक्रीज्ड है। ठीक है, नेक्स्ट, ड्यू टू रिलीज ऑफ काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स लाइक कॉर्टिसोल, एड्रेनालिन रिड्यूस इंसुलिन सेंसिटिविटी लीडिंग टू हाई फास्टिंग ग्लूकोज। ठीक है, यानी कुछ हार्मोन्स के कारण यहाँ पे मॉर्निंग शुगर राइज हो जाता है, हाइपरग्लाइसीमिया, यहाँ पे मॉर्निंग शुगर राइज हो जाता है कुछ हार्मोन्स के कारण। ओके, यहाँ पे नाइट में कोई हाइपोग्लाइसीमिया का कंडीशन नहीं था जिसके टर्न में ये होता है, ऐसा कुछ नहीं है। नाइट में कोई हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन नहीं था, यहाँ पे है नाइट में हाइपोग्लाइसीमिया का कंडीशन या फिर इंसुलिन इंक्रीज हो जाए उस कंडीशन में, या फिर आपने डिनर मिस कर दिया है उस कंडीशन में। डिनर मिस करना भी हाइपोग्लाइसीमिया का कॉज हो सकता है। इंसुलिन हाई आपने ले लिया उस कंडीशन में भी हाइपोग्लाइसीमिया का कंडीशन हो सकता है। तो नाइट में हाइपोग्लाइसीमिया का कंडीशन सोमोगी फेनोमेनन को कॉज करेगा। नाइट में हाइपोग्लाइसीमिया का कोई रोल नहीं है इन केस ऑफ डान फेनोमेनन। डान फेनोमेनन का जो रीजन है कॉर्टिसोल एंड एड्रेनालिन, नेचुरल हार्मोन, दिस इज अ नेचुरल फेनोमेना। एंड सोमोगी फेनोमेनन में नाइट में आपने डिनर स्किप किया हो या फिर इंसुलिन ज़्यादा लिया हो, उस केस में हाइपोग्लाइसीमिया का कंडीशन बना नाइट में, जिसके बदले में रिबाउंड हाई ब्लड शुगर। ये रिबाउंड इसीलिए है क्योंकि नाइट में हाइपोग्लाइसीमिया एंड मॉर्निंग में हाइपरग्लाइसीमिया। इट अकर आफ्टर नाइट टाइम हाइपोग्लाइसीमिया। यहाँ भी लिखा है लो ब्लड शुगर ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ स्ट्रेस हार्मोन। नाइट में जो हाइपोग्लाइसीमिया था इट कॉजेस ओवर कॉम्पेंसेशन, उसी को ओवर कॉम्पेंसेट करने के चक्कर में ग्लूकोज हाई हो चुका है। तो ये था डायबिटीज मेलाइटस। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक को लेकर आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आएंगे। ठीक है, थैंक यू।